नमस्कार दर्शकों और स्वागत है आपका कॉफ़ी विद कमांडर के इस नए शो में। आज का हमारा शो न सिर्फ एक शख्सियत से मुलाकात का शो है, बल्कि एक बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही ज्वलंत दिन में ये शो हम कर रहे हैं। जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट एक्शन डे आज़ादी के बाद घोषित किया गया एक काला दिन था, जिसको जिन्ना समेत कई भारत विरोधी ताकतों ने हवा दी। और डायरेक्ट एक्शन डे एक तरीके की कॉल थी, एक तरीके की डॉग विसिल थी कि मास जेनोसाइड किया जाए, न सिर्फ ज़मीन गेन करने के लिए बल्कि प्रभुत्व भी गेन करने के लिए, और साथ ही साथ एक हेट या नफ़रत के तहत बदला लेने के लिए एक वर्ग, एक समुदाय से। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। संतोष जी हमारे भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के एक्टिविस्ट हैं। ये पिछले 20 सालों से अफ्रीका में सेटल्ड हैं, लेकिन इनकी जो पहुंच है वो विश्व के लगभग 50 देशों में है, जहां पर ये घूम घूम करके भारत के राष्ट्रीय आइकन्स, भारत के राष्ट्रवाद और सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं, अवेयरनेस देते हैं। वैसे तो ये कॉरपोरेट जगत से संबंध रखते हैं, एक बहुत दक्ष इंजीनियर हैं और स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है सनातन भारत, संस्कृति, सभ्यता और धर्म को। और विदेश में रहने वाले बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं, जो या तो जिन्होंने विदेशों की नागरिकता ले ली है या फिर जिन्होंने भारत की नागरिकता लेते हुए विदेशों में सेटलमेंट कर लिया है, उनके बीच इनकी बहुत अच्छी पहुंच है। और चूँकि ये स्वयं इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, इनको कई देशों से मौके होते हुए भी इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी और एक भारत का पासपोर्ट लेकर के विश्व के 50 देशों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म की अलग जगाने वाले इस महायोद्धा से आज हम कॉफ़ी विद कमांडर में कुछ बातें करेंगे। तो संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो कॉफ़ी विद कमांडर में। धन्यवाद भैया, आपने बड़े अच्छे शब्दों में बात की है। मैं एक छोटा सा सनातन का गिलहरी हूँ जो अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। मेरी दादी कहा करती थी, कर भैया बोला अपनी छाड़ वीरानी आस, अपने बाहुओं में जो बल है, जितना बल है, कम से कम पहले उतना तो करो, दूसरों की आस बाद में करना। तो बस उसी से प्रेरणा लेकर, उन्हीं की बातों से प्रेरणा लेकर जो मुझसे होता है वो मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ यूपी में भी एक कहावत है कि घी घी बोलते रहने से पूड़ी नहीं बनती। पूड़ी बनाने के लिए घी में डाल के उसे तलना पड़ता है, मतलब कर्म करना पड़ता है। और आप एक ऐसे कर्मयोगी हैं, इसीलिए आज हमारे भारी संख्या में दर्शक, आज जो डायरेक्ट एक्शन डे है, आज ही यानी कि 16 अगस्त को 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल हुई थी, जेनोसाइड हुआ था और आपने उसमें बहुत काम और बहुत रिसर्च किया है। तो पहले मैं एक आपके निजी जीवन से प्रश्न लूँगा और उसके बाद हम फिर आएंगे डायरेक्ट एक्शन डे में। तो संतोष जी, मुझे ये बताइए कि किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली कि डायरेक्ट एक्शन डे या भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म के जो आइकन्स हैं उनके लिए कार्य किया जाए, और वो भी विदेशों में। मुश्किल जी, मैं एक सामान्य भारतीय नागरिक जो मैकालीन शिक्षा प्रणाली में पढ़ा लिखा हो, इंजीनियरिंग करने के या उसके बाद कॉरपोरेट जगत में रहने के बाद, ठीक है घर से कुछ चीज़ें मिली थी, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी अपने पुराने इतिहास के बारे में, और इसके साथ ही दुनिया में क्या चल रहा है इससे संबंधित हम लोग जागरूकता तो रखते थे। तो 2013 में अफ्रीका में एक मॉल में बहुत बड़ा कहना चाहिए इस्लामिक आतंकियों द्वारा हमला हुआ था, जो अल-शबाब के आतंकियों ने किया था। उस घटना में लगभग 72 लोग मारे गए थे, 180 से ज़्यादा घायल हुए थे, बच्चे, 8 साल के बच्चे। जी। और इनकी मैंने अपने हाथ से लाशें उठाई थी, मैं वॉलंटियर था। तो 2 दिन तक जब मैं ग्राउंड ज़ीरो पे रहा तो उस घटना ने मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया, और उसके बाद फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया और मैंने विश्व के इतिहास को समझना शुरू किया कि क्या ये आइडियोलॉजी है, क्या बात है जिसके कारण लोग इस तरह के इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि 8 साल के बच्चे, 13 साल की कन्या, 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला के पेट में गोली मार सकते हैं।
तो जब ये समझ में आना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर मैंने भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया, काफ़ी कुछ पढ़ा। मैं श्रीमंत बाजीराव बल्लाळ जी, जिनकी 2 दिन बाद जन्म जयंती है, मैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। और इस प्रोसेस में जब मैंने पूरा इतिहास पढ़ा तो मतलब नादिर शाह का दिल्ली का हमला हुआ हो, या खिलजी का चित्तौड़गढ़ के ऊपर में हमला हुआ हो, या अकबर जिसे महान करके हमें पढ़ाया गया था, उनका चित्तौड़ में जो 30,000 हिंदुओं का नरसंहार था, इन सब बातों को पढ़ने के बाद फिर जब मैं इतिहास में आगे आया कि हमारी स्वतंत्रता कैसे हुई, तो उस घटना में डायरेक्ट एक्शन डे भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जब भारत का विभाजन हो रहा था, बहुत ही दर्दनाक हुआ है। तो जब ये सारी बातें हो रही थी तो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़ा और आज आपके सामने बैठा हूँ। जी जी, देखिए ऐसा है ना संतोष जी कि एक पैटर्न है जो हमको हिस्ट्री से देखने को मिलता है कि उसी पैटर्न में पूरे विश्व में सब जगह जो आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं वो लगभग एक ही उद्देश्य से हो रही हैं और लगभग एक ही पैटर्न से हो रही हैं। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे में। तो जरा हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वाले चैनल के व्यूवर्स को ये बताइए कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था और इसका क्या रिलेवेंस है, आज क्यों हमें उस विषय में बात करनी चाहिए, हम क्यों इस विषय में बात कर रहे हैं। धन्यवाद कमांडर। मैं ये सोचता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी को बिल्कुल पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, भारत का विभाजन कैसे हुआ था, उसकी विभीषिका क्या थी, उसके पीछे के कारण क्या थे। आप जानते हैं 1888-80 में जब सर सैयद अहमद, जिनको सर की उपाधि ब्रिटिश ने दी थी, उन्होंने सबसे पहली बात भारत विभाजन की बात कही थी। कहे थे हिंदू और मुस्लिम 2 अलग सभ्यताएं हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद में वो द्विराष्ट्र सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, राष्ट्र का, जिसे लोग गलती से झूठ बोल करके वीर सावरकर के नाम लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली सर सैयद अहमद शाह का दिया हुआ सिद्धांत था। वीर सावरकर जी का जन्म भी नहीं हुआ था, लगभग मैं कहता हूं कि कम से कम राजनीतिक रूप से तो नहीं हुआ था। और उसके बाद में भी इसको सबसे ज्यादा प्रोपेगेट करने वाला आदमी है अल्लामा इकबाल। ओके, अल्लामा इकबाल। सो जो इकबाल थे उन्होंने भी किया था। और जब खैर हम कौन क्या था हम इस पे नहीं डिस्कस करते हैं, हम अपने पे फोकस रहते हैं। 1946 में जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने की बात शुरू की तो तुरंत मुस्लिम लीग, जो जिन्ना के द्वारा नेतृत्व में था, और जितने भी अन्य मुस्लिम संगठन थे, जितने तथाकथित रूप से मुस्लिम संगठनों के और विश्वविद्यालयों के स्कॉलर्स थे, वो भिड़ गए कि जी हमारा तो अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो जब 2 राष्ट्र की थ्योरी स्वीकार होने लगी तो ये हुआ कि कौन सा भाग हिंदुस्तान में रहेगा, कौन सा भाग मुसलमानों को मिलेगा, पाकिस्तान में जाएगा। तो जब ये वाली बात हुई तो उस समय में जो उनकी तरफ का थिंक टैंक था, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड, तो उन्होंने सोचा कि भाई बांग्लादेश जो आज का वर्तमान है, पूर्वी पाकिस्तान में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज सिटी, भारत की उस समय की जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज सिटी थी वो थी कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता इस समय में अंग्रेजों की राजधानी भी थी 20 साल पहले तक डायरेक्ट एक्शन डे के, या स्वतंत्र, और बहुत बड़ा पोर्ट, बहुत बड़ा बंदरगाह भी था उस समय, एयर ट्रेवल कम था तो सारा व्यापार कलकत्ता से ही सबसे बड़ा होता था व्यापार, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस समय में। मुंबई तब इतना बड़ा नहीं था, 2 बड़े व्यापारिक केंद्र थे, एक था कराची और एक था कलकत्ता। शहरों में लाहौर ज्यादा समृद्ध था, तो इन लोगों ने खोज के बड़े बड़े जो समृद्ध शहर और नगर थे उनको लेना शुरू किया। लेकिन एक और भी इसका क्लॉज था कि वहां पर हिंदू की संख्या कितनी है और मुस्लिम्स की संख्या कितनी है। तो इस संख्या के जो अंग्रेजों ने दायरा तय किया था, तो उस समय में भी लगभग जो कलकत्ता मूल शहर था वहां पर लगभग 75% के आसपास हिंदुओं की संख्या थी। तो इस समय में फिर इन लोगों ने कहा कि हमें तो एन केन प्रकारेण कैसे भी कलकत्ता लेना है, तो इसका तरीका क्या है। तब उस समय में वहां पर बंगाल के गवर्नर थे सुहरावर्दी और जिन्ना, दोनों ने मिलकर ये डिस्कस किया कि वहां पर गवर्नर अपना है, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का एक कॉल दिया जिसकी तैयारी काफी समय से उन लोगों ने कर रखी थी। और पूरी तरह इसमें 2 तरह से इन्होंने वो किया था कि भाई कन्वर्ट भी करना है, एट द सेम टाइम जो पूरे उस शहर के अंदर में माफिया थे, उन माफियाओं को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि एक तरफ से काटना शुरू करो,
एक तरफ से। और 16 अगस्त को वो दिन था जिस दिन उन्होंने मतलब सुबह 6 बजे ब्रिज के ऊपर से जो ग्वाले दूध के लेकर आ रहे थे शहर के अंदर में, वहां ब्रिज के ऊपर में खिदिरपुर डॉक्स में जो काम करने वाले बिहारी मजदूर थे उनको एक तरफ से काट के गंगा में फेंकना शुरू किया। तो यहां से शुरुआत हुई। हम जबकि इसकी चेतावनी हो रही थी, लेकिन सारा प्रशासन उस समय में लगभग सुषुप्त अवस्था में था। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो तब भी जाग रहे थे, जिन्हें दिख रहा था कि आस पड़ोस में कुछ खलबली हो रही है, कोई तैयारी हो रही है। और नहीं संतोष जी, प्रशासन और पुलिस तो वो अंग्रेजों की थी और अंग्रेज परस्त थी, और डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ वो अंग्रेजों की सरपरस्ती में हुआ। बिल्कुल जिन्ना की जो माउंटबेटन के साथ मिली भगत थी, और ये डेमोग्राफिक चेंज और जो हिंदू जेनोसाइड है ये अंग्रेजों का भी हाथ था। तो प्रशासन, सेना और पुलिस तो उसमें साथ देगी ही नहीं उस समय। आदरणीय, ये तो नेचुरल है। आदरणीय, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कमांडर साहब कि बिल्कुल अंग्रेजों की का शासन तभी भी था, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में एक प्रांतीय सरकार थी, और उनमें लोकल जो उस समय के तत्कालीन भारत की मूल के थे, चाहे हिंदू मुसलमान हो, वो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। तो सुहरावर्दी वहाँ का गवर्नर था। पुलिस की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो थी वो सुहरावर्दी को थी और उनकी टीम को थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वो जाती थी सेंट्रल कमांड, मतलब दिल्ली को। जैसे आज भी हमारे यहाँ बंगाल में राज्य सरकार जो है उसको पुलिस रिपोर्ट करती है, केंद्र सरकार ऑफ कोर्स उनका एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो ये कहना कि सुहरावर्दी या मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं थे या उनका वो नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल थी। तो जो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो अनाउंस किया था जिन्ना ने, और जिसमें अंग्रेज़ों की भी सरपरस्ती थी, और एक संगठित रूप से हिंदुओं का मास जेनोसाइड करना, डेमोग्राफिक चेंज करना, और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान और बड़े शहर को ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है उसमें मिला लेना, ये सारी साजिशें तो थी। लेकिन इस समय थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो हमारे मेन स्ट्रीम नेता थे, जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये इनका इसमें क्या डायरेक्ट एक्शन डे में जो कलकत्ता में नरसंहार, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, इसमें इनका क्या रिएक्शन था या इनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? जब डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ उसके पहले जीरो प्रतिक्रिया थी। जितने भी रिकॉर्ड्स उस समय के तत्कालीन अखबारों में हैं उसमें कांग्रेस पूरी तरह सोई हुई थी, कांग्रेस के नेता को कोई वो ही नहीं था। जब डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल हुई तो उस दिन ये हुआ कि पूरा बंगाल बंद रहेगा। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता बांग्लादेश की सीमा से लगभग 80-85 किलोमीटर का ही एरियल डिस्टेंस है, तो वो भी एक कारण था कि पड़ोस का है तो अपनी तरफ खींच लो। और जब ये लोग शांत थे तो उस समय में जिन्ना की अगर आपको बात याद हो तो उसने कहा था कि वी डोंट वांट वॉर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वी डोंट वांट वॉर बट इफ यू वांट वी विल गिव इट टू यू, वी विल आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। हम या तो भारत को तोड़कर उसमें से अपना हिस्सा लेंगे या उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो इन लोगों ने नहीं, तो यही सोच संतोष जी, यही सोच तो अभी भी चली आ रही है जो जिन्नावादी हैं कि दे विल ईदर डिस्ट्रॉय इंडिया और डिवाइड इंडिया। तो मुझे बताइए कि जैसे अभी तक की बातचीत में निकल के आया कि वहाँ की जो सरकार थी, गवर्नर थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था बचाने में हिंदुओं को इस मैसेकर से, न ही हमारे जो नेता जैसे आपने कवर किया गांधी जी, नेहरू जी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, और जो जिन्ना जिनकी बहुत चलती थी इस तरह के एरियाज़ में, उनका खुला ऐलान था कि वी विल डिस्ट्रॉय और डिवाइड। तो उस समय डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में हिंदुओं को बचाया किसने? कौन था वो नायक जिसने इनको बचाया? जरा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, 16 अगस्त को फ्राइडे था, शुक्रवार, और शुक्रवार को सभी जगह पे गैदरिंग हुई थी, इसलिए ये दिन चुना गया था कि शुक्रवार को एस सच भी जो है वो उनका संगठन तैयार होता है मलेच्छों का। और उसके बाद में जब एक तरफ से काटना शुरू किया तो उसकी विविधता मैं पहले आपको बताता हूं कि 2 दिन के अंदर में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई सरकारी आंकड़ा पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, वो पूरी तरह मैनिपुलेटेड है, तो हम तो उसको नहीं मानते हैं। सरकारी आंकड़ा भी 4000 से 10,000 टोटल डेथ बताता है, जबकि उस समय के जो तत्कालीन लोग थे, जैसे मैं एक सर्वाइवर को जानता हूं, RN दत्ता जी हैं, आज भी हैं रविंद्रनाथ दत्ता जी, 94-95 साल के हैं, उनका वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है।
लगभग 2 दिन में 20,000 से 40,000 लोगों को काट दिया गया था, हिंदुओं की बात कर रहा हूं। और इसकी विविधता ऐसी थी कि राजा बाजार नाम का एक जगह है, वहाँ कॉलेजों में घुस के लड़कियों के साथ में उनका शील भंग किया गया, उनके स्तन काट दिए गए और उनकी लाशों को नग्न कर कर धड़ को केवल बकरे के खूंटे पे जैसे बकरा टांगते हैं, वहाँ बकरा हटाकर स्त्रियों के और पुरुषों की लाशें शहर भर में रह रही थी। इसकी विविधता इतनी ज़्यादा थी कि मतलब गिद्ध मंडराने लग गए थे। 2 दिन के बाद शहर में लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। सैकड़ों हजारों लाशें गंगा जी में बहा दी गई। डॉक्स के ऊपर में जितने लोग मारते थे वहीं पानी के अंदर डाल दिया जाता था। लोगों को जलाने के लिए अंतिम संस्कार नहीं मिला है, लोगों को भीड़ एक के ऊपर एक रखकर और उसके बाद जलाया गया है। पूरे शहर में बदबू फैल गई थी। और उस समय में हमारे एक वीर थे जिनको समय ने भुला दिया, उनका नाम था गोपाल पाठा। उनका असली नाम था गोपाल मुखर्जी, जी गोपाल मुखोपाध्याय। और आपको कमांडर साहब जानकर आश्चर्य होगा कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और कसाई का काम करते थे। धर्म प्रधान इस देश में कसाई का काम एक ब्राह्मण करता था। सिंस वो, और ये उनका पारिवारिक काम था, यानी कि उनके बाप दादे भी ये काम करते थे। ये उनका पारिवारिक काम था। और वहाँ पाठा मतलब कसाई, काटने वाला, बकरा काटने वाले को पाठा कहा जाता है। तो गोपाल पाठा जी ने वो पहले से भी कहना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि वो काम करते थे जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने का, धन प्रोवाइड करने का। उनका एक संगठन था जिसका नाम था भारत जाति वाहिनी, जिसके 700 से 800 कार्यकर्ता थे और वो पहलवान स्वयं भी थे। तो उन्होंने बहुत सारे शहर भर में जो अखाड़े चलते थे उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन था। गोपाल पाठा जी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में तस्वीर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके दुकान पर आते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आईएनए के साथ में, भारतीय जो हमारी सेना थी उसके साथ में भी जुड़े हुए थे। इसके साथ ही वो जिस जमाने में अनुशीलन समिति, बंगाल की जो सबसे कहना चाहिए भारत में जो हिंदुओं का प्रतिकार हुआ, या कहना चाहिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, उसमें अनुशीलन समिति का सबसे बड़ा योगदान है। जितने अंग्रेज और भारतीय अधिकारी उन्होंने मारे हैं और जितने इनके वॉलंटियर्स अंग्रेजों ने गोली से और फांसी चढ़ाकर मारे हैं, काला पानी में सड़ाए हैं, उसकी संख्या मतलब दूसरे किसी संगठन से ज्यादा है। तो गोपाल जी अनुशीलन समिति के भी सदस्य थे और अनुशीलन समिति के सदस्य थे, तो एक पूरा का पूरा इनका नेटवर्क था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको एकत्र किया और उसके बाद कहा कि हमें प्रतिकार करना है, हिंदुओं को बचाना है। और सबसे पहला कॉल उन्होंने जो दिया है वो दिया है 1 के बदले 10, 1 के बदले 10 जी। और 1 के बदले 10 में फिर उन्होंने क्या किया कि कहा कि सबसे पहले जिसके पास जो हथियार है लेकर सब सामने आओ। और उस समय में अगर आपको ध्यान हो तो 1 साल 2 साल पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो अंग्रेजों के समय में अमेरिकन सिपाही बहुत सारे कलकत्ता में प्लेस थे। तो कुछ अमेरिकन सिपाही से इन्होंने गुप्त रूप से कुछ हथियार भी खरीद के इकट्ठा करके रखे। और उसके बाद में प्रतिकार शुरू हुआ तीसरे दिन से। तीसरे दिन से कैसे प्रतिकार शुरू किया कि सबसे पहले कलकत्ता का मैप में अलग अलग मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले में ये जो दंगाई जमात थी, इस दंगाई जमात के कौन लोग हैं जो मर्डर और एट्रोसिटी कर रहे हैं, इनको चिन्हित किया गया। हर एक अपने कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि सबसे पहले इन हत्यारों के जो लीडर हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे ही टॉप लीडरशिप कटना शुरू हुई और एक तरफ से काटना शुरू किया पूरी तरह, मतलब टिक फॉर टैट, जिसको हम कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित। तो एग्जैक्टली शठे शाठ्यम समाचरित का पूरी तरह वो किया गया। लेकिन एक उनकी मैं बताना आवश्यक समझता हूं कि उनका इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों को, बूढ़ों को और निरपराध स्त्रियों को कोई हाथ नहीं लगाना। बहुत हद तक इस बात का पालन भी हुआ था। और जब पहले 3 दिन में उनके ऊपर में वो तो तैयार ही नहीं थे, वो तो ये सोचते थे, मलेच्छों की जमात तो ये सोचती थी कि बख्तियार खिलजी के 20 सिपाहियों के सामने में बौद्धों ने पूरा सरेंडर कर दिया था, तो हिंदू तो कभी प्रतिकार कर ही नहीं सकता। तो वो तैयार ही नहीं थे। जब एक तरफ से प्रतिकार शुरू हुआ, और ये प्रतिकार कहाँ शुरू हुआ, तो ये हमारा मेटिया बुरुज करके एक इलाका है,
वहाँ पर। दूसरा बहु बाजार जो इनका था, पार्क सर्कस है, ये सारे इलाके में एक तरफा जहाँ पे हिंदुओं की बहुलता भी थी। और उसके बाद में उस समय में हिंदू उस तरह से संगठित हुआ कि जो मारवाड़ से आए हुए व्यापारी वहां पर रहते थे, जो धन दे सकता था वो धन दिया, जो मेडिकल दे सकता था वो मेडिकल दिया, जो भाग रहे हुए लोग थे उन लोगों को जो भोजन दे सकता था, शेल्टर दे सकता था वो शेल्टर दिया, जो लड़ सकता था वो लड़ा। जैसे बिहारी लोग थे वो लाठी चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो गोपाल पाठा जी की नेतृत्व क्षमता इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने सबको जोड़ कर रखा और 3 दिन के अंदर में पूरा गेम पलट गया। ध्यान रखिएगा, जब ये हो रहा था पहले 2 दिन में सुहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर सारी घटनाओं को ले रहा था और गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। जब हिंदुओं का प्रतिकार शुरू हुआ तब उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस और बाकी की बात की, फिर कहा कि भाई सरेंडर करो, रुक जाओ। तो गोपाल पाठा जी ने कहा पहले दूसरे पक्ष को रोको, जब वो रुकेंगे तब हम रुकेंगे। और उसके बाद में 5 दिन के बाद में लगभग जो है वो शांति आना शुरू हुई। उसके बाद आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ और जब 2 दिन के बाद में, जब पहले दिन ही हमारा हिंदुओं का प्रतिकार हुआ था, तो उसके बाद फिर सारे कांग्रेसी नेता लोग आ गए और उसके बाद गांधी जी भी आ गए और शांति की बात होने लग गई कि भाई शांति हो जाओ, अहिंसा 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 की बात होने लगी। आपको ध्यान हो तो इसके कुछ ही दिन के बाद में नोआखाली में बहुत ही मतलब विभत्स दंगे हुए थे। मैं आपको ये कलकत्ता की का जो कहना चाहिए जेनोसाइड कही है, इसका नाम अंग्रेजों ने दिया है द ग्रेट बंगाल कलकत्ता किलिंग। द ग्रेट कह रहे हैं, ध्यान रखिए, मतलब इनको दूसरा शब्द नहीं मिलता। दूसरों के लिए वो जेनोसाइड की बात करते हैं, पर यहाँ के लिए ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहीं, ताकि किसी को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। और इस कारण ये बहुत आवश्यक है कि हमें आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है कि हमारे पास 20वीं शताब्दी में भी एक अजेय नायक था जो हारा नहीं। ध्यान रखिएगा, 1000 वर्ष के आक्रमण काल में, 1300 साल के आक्रमण काल में, मुझे लगता है 2 ही योद्धा ऐसे हुए जो अजेय रहे। लड़े बहुत सारे लोग, मारते हुए मारे गए या भागते हुए मारे गए, लेकिन जो जीता वो बाजीराव, जो जीता वो गोपाल पाठा। ये 2 योद्धा ऐसे हैं जो हारे नहीं, जिन्होंने हिंदुओं के लिए जीत दी। जी जी बिल्कुल। और मैं इसमें दर्शकों के संज्ञान में कुछ बातें और लाऊंगी। श्री गोपाल पाठा जी जिन्होंने हिंदू रेजिस्टेंस दिया और एक तरीके से आप समझिए कि कलकत्ता को पाकिस्तान के हाथों जाने से बचाने वाला वही शख्स था। आज तक पूरे भारत में न उनके नाम पे कोई मार्ग है, न उनके नाम पे कोई सरकारी भवन है, न उनकी कहीं सरकारी मूर्तियां लगी हुई हैं, न उनके नाम से कोई योजना चल रही है। इसलिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे रियल हीरोज़, हमारे असली स्वतंत्र वीर कौन हैं। न उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया और वो 1980 के दशक तक जीवित रहे। इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। हमने देखा किस प्रकार कन्हैयालाल दर्जी जी को रेडिकल्स ने मार दिया, लेकिन गोपाल पाठा जी, जैसे कि आपने अभी कवर किया संतोष जी ने, कि अजेय नायक थे। उन 1980s तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको मारने का प्रयास कर सके या मार के सफल हो सके। वो एक नेचुरल मृत्यु अपनी मरे। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे ऐसे नायक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। सरकारी या गैर सरकारी की बात नहीं है, बात इसकी है कि हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे मन मस्तिष्क में उनका प्रभाव रहना चाहिए। एक चीज और संतोष जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। गोपाल पाठा जी 2005 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, 2005 में। और मैं अपने आप को कोसता हूं कि कैसा अज्ञानी था कि मुझे 2005 तक उनका नाम नहीं पता था, नहीं तो मैं जाकर उनके सामने में दंडवत होता था, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता। आज उनके वंशज कलकत्ता में रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास में कुछ नहीं है। इससे भी ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है पता है कमांडर साहब? 3 साल या 4 साल पहले विकिपीडिया ने श्री गोपाल पाठा जी के ऊपर का पेज डिलीट कर दिया। हमारी सरकार है, ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा है कि कलकत्ता को बचाने वाला द सेवियर ऑफ कैलकाटा, देयर इज नो प्रोग्राम टुडे अबाउट हिम। हाँ,
नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कह रहा था कि जो हसन उल हक था, जिसको कि ये एक तरीके से ठेका दिया गया था जिन्ना की तरफ से, सोहरावर्दी की तरफ से, कि उसमें जेनोसाइड कलकत्ता में कराए, डेमोग्राफिक चेंज करे। हसन उल हक का नाम बड़े आदर के साथ आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में लिया जाता है, लेकिन श्री गोपाल पाठक जिन्होंने हसन उल हक और इस तरह के न जाने कितने हेट मॉन्गर्स और इस तरह के नफरती ठेकेदारों की तलवारों से हिंदुओं को बचाया, उनका नाम आज हिंदू भी नहीं जानता। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इस विषय में एक आखिरी संदेश आप जो हमारे श्रोताओं को, हमारे राष्ट्रवादी भाइयों को, हमारे दर्शकों को देना चाहें, वो कृपया संतोष जी दें, क्योंकि कार्यक्रम की अब समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। कमांडर साहब, मैं अपने सीने के ऊपर गोपाल पाठक जी को धारण करके चलता हूँ। मैं गुच्ची, एडिडास और दूसरे ली कूपर और फलाना ढिमका ब्रांड्स को प्रमोट करने के बजाय हमारे राष्ट्र के नायकों को, ये मेरी कहना चाहिए, मेरी स्टाइल है अपने नायकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। मैं यहाँ पर चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद जी, मैं यहाँ बाजीराव बल्लाड़ जी, मैं यहाँ पर गोपाल पाठक जी, लचित बारफुकन जी, इन सभी नायकों के प्रति ऐसे कई सारी मैंने टी शर्ट बनवा रखी है, जिनको हम लोग दूसरे लोगों को देते भी हैं। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि आज के दिन में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर गोपाल पाठक जी को हम श्रद्धांजलि प्रकट करें, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। हम उन्हें बताएं कि भारत आपके लिए, आपके प्रति कृतज्ञ है। बस मेरा यही संदेश है। जी संतोष जी, और सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे को हम भूल भले ही जाएं, हमारी गलती यही है कि हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। जो वर्णन, जिस प्रकार के जेनोसाइड का, जिस प्रकार के अत्याचारों का, नृशंसता का वर्णन आज संतोष जी ने बहुत संक्षेप में बताया, यही हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारी रेस के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ और भारत के साथ ये बात कई बार हो चुकी है। न जाने कितने आक्रमण हुए, कितनी बार हमारे साथ ये हुआ, लेकिन हम हर चीज़ को भूलते गए। तो डायरेक्ट एक्शन डे और श्री गोपाल पाठक के योगदान को आप लोग न भूलें, और आप ये मान के चलें कि ऐसे समय भविष्य में भी, आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आप सोचिए कि अगर कलकत्ता जैसा एक सामरिक बंदरगाह, इस समय मैं सिर्फ सामरिक बातें कर रहा हूँ, कि एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की तरह अगर वो बंदरगाह बांग्लादेश के पास होता, उस पर प्रभुत्व होता पाकिस्तान का, तो हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को लूज करने के, उसको खोने के कितने करीब होते। तो श्री गोपाल पाठक ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं बचाया, सिर्फ हिंदू इलाकों को नहीं बचाया, सिर्फ कलकत्ता को नहीं बचाया, श्री गोपाल पाठक ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाया। क्योंकि भविष्य में जो सामरिक रणनीतियां हैं वो सागर से ही तय होती हैं। जो नेवीज होती हैं किसी दुनिया की, सारी नेवीज को ये क्रेडिट है कि नेवीज आर स्ट्रेटेजिक फोर्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म जीत, विजय, जो लंबी विजय है वो नेवीज से ही मिलती है आज भी। और वहाँ पे हमारी भारतीय नौसेना जो स्ट्रांग है, वो इस वजह से बहुत बड़ा कारण है कि कलकत्ता हमारे पास है। तो श्री गोपाल पाठक जी का योगदान सब लोग करें। संतोष जी, हम आपको बुलाते रहेंगे बाजीराव जी के बारे में बात करने के लिए, अन्य भी राष्ट्रवादियों के बारे में बातें करने के लिए, और समस्त भारत की ओर से, अपने चैनल की ओर से, अपने टीवी की शो से की ओर से मैं आभार देता हूं आपको कि आप सारे विश्व में 50 कंट्रीज में राष्ट्रवाद और भारत के प्रति प्रेम, भारतीय नायकों के प्रति प्रेम फैला रहे हैं। और इसी के साथ हमें आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कमांडर साहब। एक कमांडर के पास ही इस तरह की सैनिक और सैन्य एनालिसिस हो सकता है कि किस तरह से ये सामरिक और रणनीतिक तरीके से भी कलकत्ता को बचाना बहुत आवश्यक था। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।